बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केपलर लॉज के ऊपर। केपलर was the first scientist Kepler analysis first shows that the concept of circular orbit around the sun had to be abandoned। इससे पहले जितने भी साइंटिस्ट थे उनका ये ख्याल था कि सन के अराउंड जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन केपलर का जो एनालिसिस था फर्स्ट टाइम उसने ये साबित किया, ये शो किया कि ये जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर रहे हैं। He eventually discovered the orbit of the Mars could be accurately described by an ellipse। केपलर के मुताबिक जो मार्स का जो ऑर्बिट का है, एक्चुअली अगर हम उसको एक्यूरेटली डिस्क्राइब करें तो हम उसको इलिप्टिकल ऑर्बिट से डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिगर में हम देख रहे हैं कि ये ज्योमेट्री जो डिस्क्रिप्शन है वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट की डिस्क्रिप्शन है। इसमें द लॉन्गेस्ट डायमेंशन इज कॉल्ड द मेजर एक्सिस। जो हमारे पास ये डायमेंशन है, जो लॉन्गेस्ट डायमेंशन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस वन, ये जो लॉन्गेस्ट डायमेंशन है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड द मेजर एक्सिस। इसको मेजर एक्सिस कहते हैं। और इसके इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है वो 2a के इक्वल होता है। इसका मतलब कि सेंटर से अगर हम देखें किसी भी एक पॉइंट की तरफ, इस पॉइंट तक अगर हम देखें तो हमारे पास डिस्टेंस a के इक्वल आता है। इसी तरीके से ये जो हमारे पास है ये एक्सिस, ये जो है इसको हम कहते हैं सेमी माइनर एक्सिस, और इसका इन दो पॉइंट्स की जो डिस्टेंस होता है वो 2b के इक्वल होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है जी। इसका मतलब है कि अगर हम देखें सेमी माइनर एक्सिस पर जो हमारे पास है सेंटर से इस पॉइंट तक जो हमारे पास डिस्टेंस बनता है वो b डिस्टेंस बनता है जी। एक और पॉइंट है वो फोकी पॉइंट है। ये दो पॉइंट्स हैं सेंटर से। अगर c डिस्टेंस पर हम इस साइड पर देखें एक पॉइंट हमें मिलता है जिसको हम f2 कहते हैं, और c डिस्टेंस अलोंग ऑन द अदर साइड अगर एक देखा जाए तो ये एक और पॉइंट मिलता है जिसको हम कहते हैं फोकी पॉइंट। तो ये फोकी पॉइंट जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं c किसके इक्वल हो सकता है। That must be the equation hold a square equal to b square plus c square। यहाँ से अगर हमारे पास a क्या है, सेमी मेजर एक्सिस पता हो, सेमी माइनर एक्सिस पता हो, तो हम c डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं कि फोकी पॉइंट हमारे पास कहाँ लोकेट कर रहे हैं। तो जो सन है वो क्या करता है कि वो किसी भी एक फोकी पॉइंट पर आपके पास लोकेटेड होगा। केपलर लॉ के जो एनालिसिस है उसको अगर हम क्या कहते हैं 3 पॉइंट्स में नोट करें तो हमारे पास 3 स्टेटमेंट आती हैं। पहली स्टेटमेंट ये है कि ऑल प्लैनेट्स मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट वन ऑफ फोकी पॉइंट, कि जितने भी प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड वो क्या करते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, और सन जो है वो किसी भी एक फोकी पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहा होगा। सेकंड पॉइंट क्या थी, radius vector drawn from the sun to the planet sweep out equal area in equal interval of time। कि इसको हम कहते हैं एरियल वेलोसिटी। जो आपके सन के सेंटर से अगर हम प्लेनेट के सेंटर को एक लाइन मिलाएं तो ये लाइन जो है ये रेडियल वेक्टर कहलाता है। ये रेडियल वेक्टर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो जो प्लेनेट रिवॉल्व करेगा तो ये रेडियल वेक्टर भी क्या करेगा, आगे को मूव करेगा। तो ये रेडियल वेक्टर जो है इक्वल टाइम में जितना एरिया कवर कर रहा है वो एरिया क्या रहेगा, वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये नहीं होगा कि किसी एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो एरिया ज़्यादा हो और किसी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो एरिया कम हो जाए। इसकी एनिमेशन है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में शो कर दूंगा। जो थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या है, द एरिया स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिट पीरियड
यानी कि ऑर्बिट का जो पीरियड का टाइम पीरियड का जो स्केयर है वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। यहाँ पर हमारे पास सेमी मेजर एक्सिस क्या है, ए है, तो दैट्स मीन कि टी स्केयर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। यहाँ पर ये देख रहे हैं कि अब ये प्लेनेट यहाँ से रिवॉल्व करके यहाँ तक आया, तो इसने ये एरिया स्वीप आउट किया। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जब गया तो ये एरिया जो है वो आपके पास है। तो ये एरिया यानी कि लेट से यहाँ से इसको यहाँ तक मूव करने में 5 मिनट या 5 मिनट्स लगे, तो अगले 5 मिनट में वो यहाँ से यहाँ तक मूव करके जाएगा। तो इन 5 मिनट्स के अंदर जो एरिया उसने स्वीप आउट किया और इन 5 मिनट के अंदर जो एरिया स्वीप आउट करा वो सेम है। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक आने में भी उसको टाइम वही लग रहा है। मैं 5 मिनट कह लूँ या इसको मैं डेल्टा टी टाइम कह लूँ। ये हमारे पास डेल्टा टी टाइम में क्या करता है कि इस पॉइंट से मूव करके यहाँ तक आता है और इतना ये एरिया कहला रहा है। ये जो शेडेड रीजन है, ये रीजन, ये एरियल वेलोसिटी, ये एरियल डिस्टेंस है जो उसने स्वीप आउट किया। ये देखा जाए तो नेक्स्ट इस ट्राइंगल के अंदर ये एरियल डिस्टेंस आ रहा है, जो कि आपके पास क्या होगा, इसी एरियल डिस्टेंस के क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि डिफरेंट हो। उसी टाइम इंटरवल के अंदर, ये टाइम इंटरवल डेल्टा टी है, आपका जो एरियल डिस्टेंस है वो क्या कहता है, पर यूनिट टाइम वो क्या रहेगा, सी कांस्टेंट रहेगा। इस एरियल वेलोसिटी को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि क्या होगा, इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरियल वेलोसिटी, यानी कि यहाँ पर मैं लिख नहीं पा रहा, एरियल वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो जो सेकंड स्टेटमेंट थी ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो एरियल वेलोसिटी वो हमारे पास क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मोस्ट ऑफ द प्लानिटरी ऑर्बिट्स आर क्लोज टू द सर्कुलर। बहुत सारे जो हमारे पास प्लानिटरी ऑर्बिट्स हैं उनकी जो ऑर्बिट्स का जो डायमेंशन है वो तकरीबन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट्स के करीब करीब है, क्योंकि अगर हम देखें उनमें सेमी मेजर एक्सिस और सेमी मेजर एक्सिस जो है वो सेमी माइनर एक्सिस से तकरीबन जो है कितने ज़्यादा बड़ा है, 0.4% ज़्यादा बड़ा है, जो कि हम कह सकते हैं कि तकरीबन आपके पास सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं। मरकरी और प्लाटो का जो हम अगर हम बात कर रहे हैं प्लूटो की, है मोस्ट इलिप्टिकल ऑर्बिट। इनके जो ऑफ द 9 प्लैनेट्स में प्लाटो प्लूटो और मरकरी के जो आपका ऑर्बिट है वो मोस्टली एलिप्टिकल ऑर्बिट्स है। अब सन के अराउंड जो है वो प्लैनेट्स के अलावा आप देखेंगे देयर आर मैनी एस्ट्रॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स भी आपको मिलेंगे और कॉमेट्स भी जो होंगे वो भी आपको मिलेंगे। कॉमेट्स जो है वो मोस्टली जो है उनके जो आपके पास इलिप्टिकल ऑर्बिट है वो मोस्टली इलिप्टिकल ऑर्बिट है, इसलिए कि वो 76 ईयर्स के में एक दफा जो है वो सूरज के करीब आते हैं। तो 76 ईयर के बाद जो है वो वंस अपॉन आफ्टर 76 ईयर दे कम क्लोजेस्ट टू द सन। तो हमें वो किसी भी इंसान को जो है अपनी लाइफ में अगर वो 76 ईयर की जिंदगी जीता है तो उसको एक दफा ये मौका मिलता है कि वो कॉमेट्स स्टार्स को क्या करे, देख सके। केपलर थर्ड लॉ को अब यहाँ पर हम थोड़ा सा प्रूफ भी करेंगे कि लेट्स से कंसीडर अ प्लैनेट ऑफ मास mp इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, वेयर सन के मास को हम ms कंसीडर करें, मास ऑफ प्लैनेट को हम mp से रिप्रेजेंट करें, एंड द सन और प्लैनेट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो फ्रॉम देयर सेंटर टू सेंटर, दैट इज द r। ये याद रखिएगा हमेशा जो हम डिस्टेंस लेते हैं फ्रॉम सेंटर ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू द सेंटर ऑफ द सेकंड। क्योंकि इस प्लेनेट के ऊपर जो सन फोर्स लगा रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है और वो रेडियल है, दैट इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सन। हम इसके ऊपर लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, दिस ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि हमारे पास क्या है, कैपिटल जी कैपिटल एम एस एम पी ओवर आर स्क्वायर, वेयर एम एस इज द मास ऑफ द सन एंड एम पी इज द मास ऑफ द प्लेनेट ओवर आर स्क्वायर। ये वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि सन जो है वो प्लेनेट के ऊपर लगा रहा है और ये रोल कर रही है, अदा कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स का। दिस सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द प्लेनेट।
अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द प्लैनेट क्या है, दैट इज द एम वी स्क्वायर ओवर आर हम कहते हैं, वेयर एम इज द मास ऑफ द प्लैनेट दैट इज द रिप्रेजेंटिंग बाय एम वी mp sorry, and v is the velocity of the planet, and r is the distance of the planet from the center of the sun. अब अगर हम देखें तो प्लेनेट की जो वेलोसिटी है अगर हम वो निकालना चाहें तो वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, 2 पाई आर ओवर टी, क्योंकि वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अगर हम देखें कि एक प्लेनेट जो है वो कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, 2 पाई आर। तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद जो है उसका जो टाइम है दैट इज द कैपिटल टी। तो हम यहाँ पर जो है वेलोसिटी के अंदर जब फार्मूला पुट करें v की जगह इस इक्वेशन के अंदर, हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, और ये एम पी जो है दोनों तरफ से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कैपिटल जी एम मास ऑफ द सन डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे 2 पाई आर ओवर टी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, और ये आर की भी पावर एक यहाँ से क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी। या तो इसका हम रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर ओवर कैपिटल जी मास ऑफ सन इनटू आर क्यूब। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये पैरेंथेसिस के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं दैट इज दी 4 पाई, पाई हमारे पास कांस्टेंट है, कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कांस्टेंट है, मास ऑफ सन भी कांस्टेंट है। हम इसको अगर कांस्टेंट का नाम दे दें वो के एस है, या आप अपनी मर्जी से यहाँ पर के एस इसलिए कह रहे हैं कि केपलर की वजह से है, केपलर लॉ की वजह से हम इसके लिए कह रहे हैं कि तो एस जो है वो सन को कंसिडर किया जा रहा है। तो इस के एस को अगर हम देखें जो कि मास ऑफ सन के साथ लिंक अप है, अगर हम बात करें अर्थ के अराउंड मून की बात करेंगे तो उस टाइम हम इस के को की ई कह सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर हम प्लैनेट्स की मोशन को डिस्कस करें अराउंड द सन, लिहाजा इस कांस्टेंट को के एस कहा है। तो के एस अगर हम देखें तो वो हमारे पास क्या होता है, वो फिक्स है 2.97 इंटू 10⁻⁻19 स्क्वायर सेकंड स्क्वायर पर मीटर क्यूब। तो ये कांस्टेंट अगर हम यहाँ पर देखें तो कांस्टेंट को अगर हटा दें तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, जो कि थर्ड लॉ की स्टेटमेंट है। यहाँ पर हम एक एग्जांपल को कंसिडर करते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ द सन। हम यहाँ पर हमें कहा गया कि जी मास ऑफ सन को कैलकुलेट करें यूजिंग द फैक्ट दैट द पीरियड ऑफ द अर्थ ऑर्बिट्स अराउंड द सन इज, अगर हमारे पास जो है अर्थ का जो टाइम पीरियड है अराउंड द सन वो कितना है, 3.156 into 10⁻7 seconds है, and the distance of the earth from the sun is the 1.496 into 10⁻11 मीटर है। अगर हम डिस्टेंस ऑफ द अर्थ को फ्रॉम द सन ले लें वो भी हमें गिवन है, तो ये हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं मास ऑफ द सन। हमने अभी लास्ट में इक्वेशन निकाली थी टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर की पावर कैपिटल जी इंटू मास ऑफ सन। हमें मास ऑफ सन कैलकुलेट करना है, हम इसको क्या करते हैं रीअरेंज करके ये इक्वेशन लिख सकते हैं इन दिस फॉर्म। अब इस इक्वेशन में हम पाई की वैल्यू पुट करें, आर क्या है हमारे पास 1.496 इंटू 10⁻11, टी जो है वो हमारे पास टाइम पीरियड है जो कि गिवन है 3.156 इंटू 10⁻7 है। ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट करते हैं तो री सॉल्व करने के बाद जो मास ऑफ सन आता है हमारे पास 1.99 इंटू 10⁻30 kg। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।